प्यार में कोई आदमी कितना ही अंधा हो सकता है। आज मैं जो केस आपको सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसे आदमी का है जो आदमी प्यार में सिर्फ अंधा नहीं हुआ था बल्कि पूरा का पूरा वो आदमी पागल हो चुका था। मैं इंटरनेट पर जब ऐसी आदत के बारे में सर्च कर रहा था जैसी आदत उस आदमी को थी जिस आदमी की स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, तब मुझे पता चला कि उस आदत को, उस सिचुएशन को ना एक खास टर्म है, पोस्थमस मैरिज या नेक्रोगेमी। ये एक ऐसी शादी होती है जिसमें या तो आदमी या उसकी पत्नी दोनों में से एक मरा हुआ होता है। और ऐसी शादी करना किसी भी लिहाज से नॉर्मल नहीं है और लीगल तो बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई आदमी या औरत अपने पार्टनर को लेकर हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए और उन दोनों की शादी अगर नहीं हुई है या यूँ कहे कि शादी होने से पहले ही दोनों में से किसी एक की मौत हो जाती है, तो ऑब्सेशन के चलते उस मरे हुए पार्टनर के साथ शादी करना, इसे पोस्थमस मैरिज कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी शादी लीगल तो है नहीं और पॉसिबल भी नहीं है। मतलब आप ही सोचिए कि एक ऐसे पार्टनर के साथ कोई कैसे रिश्ता रख सकता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। वो लोग जिनकी एक अलग ही दुनिया होती है, उस दुनिया में वो मरा हुआ आदमी उनके साथ रहता है, उनके साथ बातें करता है और वो सब कुछ करता है जैसा ये आदमी इमेजिन कर सकता है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे ही हैवान की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी के साथ शादी की थी, उसे अपने घर में रखा था, उस बॉडी के साथ वो हर एक काम किया जो एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ करता है। और उसकी ये हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी चली थी पूरे 8 से 9 साल तक, जब तक कि वो पकड़ा नहीं गया। तो आज की कहानी है कार्ल टेंजलर की, जिसका जन्म जर्मनी में 8 फरवरी 1887 को हुआ था। अब जैसे मैंने इस आदमी का आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था, उससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि बचपन में आदमी कितना बदमाश होगा, बैक बेंचर होगा, पढ़ाई में बिल्कुल भी तेज नहीं होगा। वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कार्ल बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज था। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था जिसमें उसे इंटरेस्ट ना हो। और उसके जो कई सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट थे उसमें से एक था ह्यूमन एनाटॉमी। अब इस बात को ध्यान में रखिए क्योंकि उसकी इसी इंटरेस्ट की वजह से ना वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा कांड करने वाला है। उसके बचपन से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पर। वो अक्सर ना अपने पेरेंट्स को उसको आ रहे एक सपने के बारे में बताता था। उसका कहना था कि उससे ना कई बार ऐसे सपने आते हैं जिसमें उसे अपने एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं और उन एंसेस्टर्स के साथ ना उसे अपनी होने वाली बीवी दिखती थी। और वो होने वाली बीवी काफ़ी खूबसूरत थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, ऐसा वो मतलब सुनाया करता था। अब ये थोड़ी वियर्ड बात तो है, लेकिन ऐसा उसने कई बार बताया था। और उसका ऐसा भी मानना था कि वो सपने में दिखने वाली लड़की उसे एक दिन ज़रूर मिलेगी। फिर आगे उसकी डॉरिस नाम की एक लड़की से शादी हुई, लेकिन उसका मानना था कि डॉरिस उसके सपने में दिखने वाली लड़की जैसी बिल्कुल नहीं थी। डॉरिस से उसे आगे चलकर 2 बेटियां हुई और फिर कुछ साल अपने फैमिली के साथ रहने के बाद ना वो अचानक उन्हें छोड़कर फ्लोरिडा चला गया और वहां पर वो एक हॉस्पिटल में एज अ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन काम करने लगा। एक दिन ना हॉस्पिटल में हेलन नाम की एक पेशेंट आती है। अब कार्ल जैसे ही हेलन को देखता है ना, उसकी खूबसूरती देखकर वो पागल हो जाता है। और जैसा कि उसने बाद में बताया था, हेलन बिल्कुल वही लड़की थी जो उसे सपने में दिखा करती थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये उसे ही पता होगा। तो जैसे ही उसने हेलन को हॉस्पिटल में देखा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। लेकिन अब कार्ल की जो उम्र थी वो थी 55 साल और हेलन की उम्र थी 22 साल। तो उन दोनों में काफ़ी बड़ा एज गैप था। ऊपर से हेलन को ना ट्यूबरकुलोसिस था। आज के समय में जो मतलब टीबी पर जो ट्रीटमेंट है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है और आज के समय में टीबी इतना फैटल डिसीज़ भी नहीं है, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था। ये बात हो रही है 1930 की। तो उस समय टीबी पर ना कोई इलाज नहीं था और ऐसा था कि जिसे टीबी हो गया उसकी मौत मतलब पक्की होती थी। तो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी ना हेलन की फैमिली को बोल दिया था कि आप इसे मतलब घर ले जाइए। लेकिन उस दौरान क्या हुआ था ना, हेलन जितने दिन भी उस हॉस्पिटल में एडमिट थी, कार्ल ने उसका काफ़ी ध्यान रखा था। रीज़न हम सबको पता है। वो हेलन के लिए खाना लाता, उसको दवाई अपने हाथों से देता। मतलब हेलन की फैमिली से भी ज़्यादा ध्यान ये भाई साहब रख रहे थे उसका। और जबकि उस समय टीबी के पेशेंट के आसपास भी कोई मतलब नहीं जाता था, उस पेशेंट को जल्दी कोई हाथ भी नहीं लगाता था। और यही नहीं, कार्ल ने हॉस्पिटल में और अपने घर में रिसर्च भी शुरू कर दी थी ताकि वो टीबी पर कोई अच्छी दवाई ढूंढ सके।
और जब डॉक्टर्स ने हेलन की फैमिली को कहा कि आप हेलन को घर ले जाइए, तो कार्ल ने हेलन के घर वालों से कहा कि आप हेलन को मेरे घर रहने दीजिए, मैं टीबी पर दवाई की रिसर्च कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं हेलन को बचा लूँ। अब हेलन की पहले से ही शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता था, और कार्ल हेलन की कितनी केयर करता है वो उसके घर वालों ने देखा ही था, तो उनके पास मना करने के लिए कोई रीज़न नहीं था। ऊपर से कार्ल की उम्र भी 55 साल थी, तो उन्हें उस पर कुछ वैसे वाला भी शक नहीं हुआ। लेकिन कार्ल आगे जाकर जो कुछ भी करने वाला था वो सुनकर मतलब आप, तो कार्ल हेलन को अपने घर लेकर आया। उसने उसकी काफ़ी देखभाल की, हेलन को कुछ खास दवाइयाँ दी जो उसके हिसाब से टीबी को ठीक कर सकती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और कुछ महीनों में ही हेलन की मौत हो गई। अब हेलन की मौत का जितना सदमा उसके फैमिली को था, उससे भी ज़्यादा शॉक लगा था कार्ल को। अब हेलन की मौत के बाद ना उसने हेलन की फैमिली से एक और रिक्वेस्ट की कि हेलन की बॉडी को ज़मीन में दफनाया नहीं जाए, बल्कि हम उसके लिए ना एक बरियल चैम्बर बनवाएंगे। उसकी फैमिली मान गई, क्योंकि इस बार भी उनके पास मना करने के लिए कोई रीज़न नहीं था। भला कोई आदमी उनकी बेटी के बारे में इतना अच्छा सोच रहा है उसके मरने के बाद भी, तो मतलब वो मना क्यों करेंगे? मतलब उनके पास मना करने के लिए कोई रीज़न नहीं था, लेकिन कार्ल के पास एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से वो हेलन की बॉडी को ज़मीन में दफनाने से मना कर रहा था। तो फिर वैसे ही हुआ, कार्ल ने खुद के पैसों से हेलन की बॉडी को रखने के लिए एक बरियल चेम्बर बनाया। काफ़ी खूबसूरत वो बरियल चेम्बर था। उसमें हेलन की बॉडी एक वुडन बॉक्स में पैक करके रखी गई, जैसे कि रखते हैं। और फिर कुछ दिन ना कार्ल शांत रहा और रेगुलरली उस सिमेट्री को विजिट करता, वहाँ पर प्रे करता था, जैसा कि हेलन के फैमिली के बाकी मेंबर्स भी करते थे। लेकिन कार्ल एक चीज़ ना और करता था, वो वहाँ जाकर हेलन के साथ घंटों तक बातें करता था। धीरे धीरे उसने क्या किया, उस वुडन बॉक्स के अंदर जो बॉडी रखी थी, उसने उस बॉडी को बाहर निकालना शुरू किया। अब आप ही सोचो कि कई दिन पुरानी वो बॉडी थी, तो ऑफ कोर्स उसका डिकम्पोजिशन जो था वो शुरू हो चुका था। तो इसके बाद कार्ल ने क्या किया, कार्ल ना हॉस्पिटल में काम करता था, तो उसे कई सारे केमिकल्स इजीली अवेलेबल थे और उसे उस केमिकल के बारे में जानकारी भी थी। तो उसने क्या किया ना, उस बॉडी पर केमिकल्स का यूज करना शुरू किया ताकि उस बॉडी का डिकम्पोजिशन रोका जा सके। अब धीरे धीरे हेलन की बॉडी के साथ ना उसका ऑब्सेशन इतना बढ़ने लगा कि उसने रोज ही उस ग्रेवयार्ड के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, और वो हर बार उसकी बॉडी और चेहरे को बचाने के लिए कोई नई नई तरकीब ढूंढ निकालता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि उसको भी कुछ लिमिटेशंस आने लगी। उस बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए वो जो करना चाह रहा था वो सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहा था। और उस सिमेट्री के पास से ना एक रास्ता जाता था, उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों ने उसको उस सिमेट्री में कई बार देखा था। तो कई बार तो लोगों ने कार्ल को वहाँ पर गाना गाते हुए भी सुना था। इस पर कार्ल का ये कहना था, जो उसने बाद में बताया, कि वो ये गाने ना हेलन की रिक्वेस्ट पर ही गाता था। मतलब अब कार्ल का ऑब्सेशन हेलन के लिए इतना बढ़ चुका था कि उसकी दुनिया में अब हेलन जिंदा हो चुकी थी और वो उससे बातें भी करने लगी थी। और अब इसीलिए अभी कार्ल को ना छुप छुप कर उस सिमेट्री में जाकर रोज हेलन से मिलने में परेशानी होने लगी, क्योंकि लोगों में उसके बारे में ना अजीब अजीब सी बातें शुरू हो चुकी थी। तो एक रात उसने क्या किया, वो छुपके से उस सिमेट्री में गया और उसने हेलन की बॉडी वहां से बाहर निकाली और चोरी छिपे वो उस बॉडी को अपने घर पर लेकर आया। अब हेलन के मरने के बीच और उसकी बॉडी को घर लाने के बीच ना 2 साल बीत चुके थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस बॉडी की कंडीशन कैसी होगी। तो कार्ल ने उस बैडली डिकम्पोज हुई बॉडी को प्रिजर्व करने का हर वो एक अजीब तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो वो कर सकता था। जैसे कि हेलन की स्किन को स्मूथ टेक्सचर देने के लिए ना उसने क्या किया, उसके पूरे शरीर पर सिल्क, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वैक्स का मिक्सचर लगा दिया। उसकी बॉडी के ऑर्गन्स डिकम्पोज हो चुके थे, तो उसके बॉडी का जो शेप है ना वो पूरी तरह से मतलब बिगड़ चुका था। तो उसने उसकी पूरी बॉडी में कपड़े और कॉटन भरा ताकि उसके बॉडी का जो प्रॉपर शेप है वो मेंटेन रहे। और फिर उस बॉडी को ना उसने असली वाले बाल भी लगाए। उसकी आंखें भी खराब हो चुकी थी, तो उसने मार्बल की नई आंखें बनवाई और वो उसके आई सॉकेट में उसने फिट करवा दी। मतलब मुझे आप बताइए कि आपको सुनकर और मुझे बताते हुए भी ये इतना अजीब और क्रीपी फील हो रहा है, तो आप सोचिए कि कार्ल की मेंटल कंडीशन उस समय मतलब कैसी हो चुकी होगी। हेलन के लिए वो मतलब कितने हद तक पागल हो चुका था। और आपको क्या लगता है कि कार्ल ने हेलन की बॉडी के साथ ये जो कुछ भी वो कर रहा था ये कब तक किया होगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल? उसने ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्सपेरिमेंट हेलन की बॉडी के साथ 8 साल तक किए।
इन 8 सालों में वो हेलन के लिए गाने गाता, उसके साथ खाना खाता, शाम को घर आने के बाद दिन भर उसने क्या किया उसके साथ वो शेयर करता, उसके साथ रात को एक ही बेड पर सोता और उसके साथ सेक्स भी करता। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इन 8 सालों में उस पर किसी ने शक नहीं किया। उस पर कई लोगों को शक हो चुका था। लोगों को मतलब थोड़ा सा शक हो चुका था कि ये आदमी ना अपने घर के अंदर कुछ तो अजीब हरकतें ज़रूर कर रहा है, क्योंकि ना कुछ लोगों ने उसे स्टोर में लड़कियों के कपड़े खरीदते हुए देख लिया था। तो कभी बाहर से लोग खिड़की से उसे एक डॉल के साथ डांस करते हुए देखते। अब वो डॉल नहीं थी, ये लोगों को बाद में पता चलने वाला था। तो कभी क्या होता था ना, उसके घर के आजू बाजू में पड़ोस वालों को अजीब सी बदबू आती थी, लेकिन अभी तक किसी ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी तो एक दिन आस पड़ोस वाले उसके जो लोग थे ना, उसने हेलन की जो बहन थी उसे इस बारे में बता दिया कि आप जाओ एक बार चेक कर लो, उसको एक बार विजिट कर लो। तो जब हेलन की बहन कार्ल के घर गई तब उसे अजीब सी बदबू आई। जब उसने कार्ल को इस बारे में पूछा तो पहले तो उसने मतलब बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन आप सोचिए कि करीब 8 से 9 साल पुरानी बॉडी उस घर में थी तो उसकी बदबू छिपाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो जब वो ज़बरदस्ती उसके बेडरूम में घुसी तो उसने बिस्तर पर पड़ी एक डॉल देखी, और हेलन की बहन को ये समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि वो डॉल नहीं, उसकी बहन हेलन की बॉडी है। फिर उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने कार्ल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया, कोर्ट में मुकदमा चला और फाइनली कार्ल को छोड़ दिया गया, क्योंकि ग्रेवयार्ड में किसी की लाश चुराना इतना बड़ा गुनाह नहीं था और उसने उस बॉडी के साथ जो कुछ भी मतलब गलत काम किया था उसके ना पुलिस को सबूत नहीं मिले थे। तो इसीलिए फिर कार्ल सही सलामत छूट गया। अब बाहर निकलने के बाद ने ना कार्ल ने ये जो कुछ भी कांड किया था, जिसके बारे में सब लोगों को पता था, उसने ऐसा कहा कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ये सारी स्टोरी मीडिया ने फैलाई है। लेकिन फिर बाद में कुछ दिनों के बाद ना सिर्फ उसने इस बात को एक्सेप्ट किया बल्कि उसने अपनी इस हरकतों पर ना एक किताब भी लिखी। इस किताब के पब्लिश होते ही उसे काफ़ी सारा फेम मिला, और ना सिर्फ उसे बल्कि हेलन की बॉडी को भी फेम मिला। और उसकी बॉडी को उसी सिमेट्री के बाहर रखा गया जहाँ उसका एक म्यूज़ोलियम बनाया गया था, उसके लिए वो बरियल चेम्बर बनाया गया था। एंड बिलीव मी, उसकी बॉडी को देखने के लिए टिकट रखी गई थी और उसे देखने के लिए हज़ारों लोग आए थे टिकट खरीद कर, पैसे देकर। इस इंसिडेंट के बाद कार्ल फ्लोरिडा छोड़कर फिर दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गया। लेकिन क्या हेलन के साथ उसका जो ये ऑब्सेशन था वो कम हुआ था? इसका जवाब आपको ये जानने के बाद मिल जाएगा कि जब बाद में कार्ल की मौत हुई कुछ सालों बाद, तब उसकी लाश के पास ना पुलिस को एक डॉल मिली थी जिसको बिल्कुल उसी तरह सजाया गया था जैसा उसने हेलन की बॉडी को सजाया था। तो ये कहानी थी कार्ल टेंजलर की। क्या आप इस शख्स के बारे में पहले जानते थे? मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब तक इस वीडियो को ज़्यादा लाइक्स नहीं आएंगे तब तक यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा और मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी ऐसे और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।